जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे थे उसमें हाइड्रोजन के लिए तो कैलकुलेशन लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट फुंड सभी हो गया है। ये जो प्रश्न आपको मैंने लिखा है या जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस प्रश्न में आपको कुछ डाटा दिया गया है, क्या कैलकुलेट करना है ध्यान दीजिए। प्रश्न में क्या कहा गया जरा पढ़ो तो आप एक बार प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिए। प्रश्न में कहा गया है कि लिथियम आयन है और द्विआयनित लिथियम है, तो लिथियम के लिए परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर 3 होता है, एटॉमिक नंबर। और अगर एटॉमिक नंबर 3 है तो ऊर्जा की वैल्यू एनवी ऑर्बिट के लिए या एनवी लेवल के लिए -13.6 ना होकर के इसको लिखना पड़ेगा Z² इंटू -13.6 बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो अगर हाइड्रोजन के जैसा है तो फॉर्मूला तो यही लगेगा, अगर हाइड्रोजन ही है तो Z की वैल्यू 1 आ जाएगी, पर ये हाइड्रोजन नहीं, ये क्या है, लिथियम है। और अगर लिथियम है तो लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है। तो ये जो फॉर्मूला हम लिखते हैं इसमें Z² आ जाएगा। जैसे कि आपको पहले आप हाइड्रोजन के लिए क्या प्रयोग करते थे, एनवी ऑर्बिट के लिए -13.6 बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो रिजल्ट हम प्रयोग करते हैं स्पेशली किसके लिए होता है, ओनली फॉर हाइड्रोजन। लेकिन अगर हाइड्रोजन के जैसा कोई और है, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, तो एटॉमिक नंबर Z का उपयोग किया जाएगा। यहाँ पे लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है तो 3 का स्क्वायर कर देना है यहाँ पे 13.6 बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा, 13.6 बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 9 से मल्टीप्लाई कर लो आप तो 9 छक 54 और 9 त्रिक 27 5 32 का 3 9 1 के 9 9 3 12 और 2 एक अंक पहले लगा देंगे दशमलव बटा n²। क्या मैंने सही गुणा किया है? 9 छक 54 के 4 हासिल 5 9 त्रिक 27 5 32 का 2 हासिल 3 9 1 के 9 3 12, यानी ये गुणा सही लिखा हुआ है। तो ये जो परमाणु है लिथियम, इस परमाणु के लिए बेसिक किसी भी ऊर्जा स्तर की ऊर्जा का मान इतना होता है। प्रश्न में कहा है कि इस आयनन में कौन से स्पेक्ट्रम की बात की गई है, लिथियम के प्रथम से तृतीय बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन उत्तेजित करना है। प्रथम से क्या में ले जाना है, तृतीय में। तो प्रथम से तृतीय में ले जाएंगे तो पहले प्रथम कक्षा के लिए हम एनर्जी लेवल याद कर लें। एनर्जी की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 1 यूज़ करेंगे तो E1 इज इक्वल टू 122.4 बाई n², दैट इज 1²। सो वी हैव अ -122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ग्राउंड एनर्जी लेवल हो गया। यहाँ से कहाँ ले जाना है, तीसरे एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके ले जाना है। तो ऐसे में n की वैल्यू 3 यूज़ करेंगे, -122.4 बाई 3² and 3² means 9, so we have a 122.4 by 9। 9 का 1 डिवीजन करेंगे तो 1 आएगा, 3 आएगा, यानी 9 1 कम 9 3 12 32 9 3 27 5 32 9 छक 54, यानी आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऐसे में एनर्जी गैप कितना बनेगा, डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। ग्राउंड एनर्जी लेवल से अपर एनर्जी लेवल को ले जाना है। इसमें E2 की वैल्यू कितनी है, -13.6 में से हमें घटा देना है -122.4, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। सो आई कैन से वी हैव अ डेल्टा E इज इक्वल टू 122.4 माइनस 13.6। इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 14 का 6 लेस करेंगे 8, और ये हो गया 11 का 3 लेस करेंगे तो आएगा 8, और ये 11 से 1 लेस करेंगे आएगा 10, अर्थात 108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी जो एनर्जी गैप बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आ रहा है। प्रश्न में है कि इस बोहर परमाणु को उत्तेजित करने के लिए कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो जो ये एनर्जी गैप है इतनी एनर्जी हमको सप्लाई करना होगा, तभी ये लिथियम का जो एटम है वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा।
और इसका इलेक्ट्रॉन पहली ऑर्बिट से तीसरी ऑर्बिट में एक्साइट होके जाएगा। तो इसमें आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करना है कि वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए, और वो भी किसकी, फोटोन की। फोटोन को ही तो पूछा है ना, तो फोटोन की वेवलेंथ क्यों पूछा है जी? देखो, जो प्रकाश ऊर्जा का उत्सर्जन होता है ना, वो एक्चुअली फोटॉन्स ही होते हैं, और जो फोटॉन्स है उनकी अपनी डेफिनेट वेवलेंथ होती है, और इस प्रश्न में वेवलेंथ ही पूछा गया है। जब हमको एनर्जी गैप एग्जैक्टली मालूम हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो वेवलेंथ ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो सबसे अच्छा फॉर्मूला है वेवलेंथ के लिए, लैम्डा इज इक्वल टू 12375। ध्यान रखिएगा, 12375 बाई डेल्टा ई। अगर आप ऐसा लिखते हो तो आपको डायरेक्ट वैल्यू किस में मिलेगी, एंगस्ट्रॉम में। यानी आपको अगर दो ऑर्बिट के बीच में या दो ट्रांजिशन स्टेट के बीच का एनर्जी गैप मालूम है, तो इस एनर्जी गैप का उपयोग करके आप वेवलेंथ को फाइंड कर सकते हैं कि कोई फोटोन अगर जनरेट हो रहा है या उत्सर्जित हो रहा है तो उस फोटोन की तरंगदैर्घ्य क्या है। ठीक है, वैल्यू रख के भाग करेंगे, कितना आएगा, 12375 बाई डेल्टा ई, दैट इज 108.8। इसका डिवीजन कर लीजिए, डिवीजन करेंगे तो आपको अंक प्राप्त हो जाएगा। डिवीजन करने से ये वैल्यू आएगी 113.74 एंगस्ट्रॉम, 113.74 एंगस्ट्रॉम। ये लैम्डा की वैल्यू है, इसे नोट कर लीजिए। इस तरीके से ये प्रश्न समाप्त हो गया जी। वेवलेंथ अगर ऐसे नहीं निकालते तो 1 to 3 का ट्रांजिशन लेते, तो 1 to 3 के ट्रांजिशन से आप वेवलेंथ निकाल सकते हो। कैसे, 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू कैपिटल R 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई, इससे भी ज्ञात कर सकते हो। लेकिन यहाँ R के पहले Z स्क्वायर लिखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि R तब लिखते हैं, R केवल तब लेते हैं जब हाइड्रोजन हो। यह हाइड्रोजन जैसा है पर हाइड्रोजन नहीं है, यह लिथियम है। तो यहाँ Z की वैल्यू पुट करनी है, बस n1 n3 का मान यहाँ यूज़ कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो चाहे ऐसे कैलकुलेट करो चाहे ऐसे कैलकुलेट करो। इसके बाद में इसमें पूछा है कि कितनी स्पेक्ट्रमी रेखाएं बनेंगी। हेलो, मेरी बात सुनो, बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा कितनी स्पेक्ट्रमी तरंगदैर्घ्य बन सकती है, वेवलेंथ कितनी बनेगी। तो इस समय इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से कहाँ जा रहा है, पहले ग्राउंड स्टेट में था ना, फिर ग्राउंड से एक्साइटेड होके कहाँ गया है, थर्ड वाले में, ग्राउंड से थर्ड में गया, अर्थात वो पहले ऊर्जा अवस्था से तीसरी ऊर्जा अवस्था में जंप कर गया है। अब वो तीसरी से पहली में वापस आएगा, बट ज़रूरी नहीं है कि पहले में वापस आए, इसमें और भी एक स्टेट बन सकता है दूसरी, यानी हो सकता है तीसरे से पहले में आवे या तीसरी से दूसरी में आवे, तब भी तो इलेक्ट्रॉन का फोटॉन बनाएगा ही ना, यानी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का फोटॉन में रूपांतरण होगा। या हो सकता है कि दूसरे से पहले में आ जाए। तो ये कभी कभी ऐसा लिखने में हमको प्रॉब्लम होती है कि कितने स्पेक्ट्रमी रेखाएं बनेंगी। उसके लिए आप याद रखिए, हमेशा बड़े ऑर्बिट से शुरू करिए। तो पहला ट्रांजिशन 3 to 2 का होगा, फिर 3 to 1 का होगा, फिर उसके बाद 2 से 1 का होगा। बस इतनी लाइंस बनेंगी। 3 जहाँ होता है वहाँ से स्टार्ट करो, 3 से और 1 तक आओ। जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन, मान लो कि यहाँ मैं समझा देता हूँ एक उदाहरण से, कि मान लो कोई ग्राउंड लेवल से कहाँ पहुँच गया, 5वीं ऑर्बिट में पहुँच गया, कैवी में पहुँच गया, 5वीं में। अब ये एक्साइटेड हुआ, एनर्जी ऑब्जॉर्व किया, 5वीं में चला गया, एक्साइटेड स्टेट में है, वापस आएगा तो एनर्जी को फोटोन के फॉर्म में रिलीज करेगा। यही तो थ्योरी बनती है ना नील्स बोहर की। पर एग्जाम में पूछ लिया कि कितनी तरंगदैर्घ्य बनेगी, रेखाओं की संख्या पूछ लिया, तो क्या करेंगे। तो उसमें जानते हो आप, ये ऐसे ही करना कि 5वीं से स्टार्ट करके पहले चौथी में आएंगे, फिर 5वीं से तीसरी में, फिर 5वीं से, और फिर 5वीं से पहली में। अब 5वीं खत्म, फिर चौथी से शुरू करिए, चौथी से तीसरी में, चौथी से दूसरी में, और चौथी से पहली में। और फिर उसके बाद तीसरी से स्टार्ट करेंगे, तीसरी से दूसरी, दूसरी से तीसरी से पहली, और फिर उसके बाद 2 to 1 एंड दैट्स इट। कितने ट्रांजेक्शन हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अर्थात ऐसी कितनी तरंगदैर्घ्य बनेगी, 10 तरंगदैर्घ्य बनेगी। बात समझ में आई। तो जब भी आपको स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या निकालनी हो तो ऐसे ही आप कैलकुलेट करिएगा,
मैक्सिमम ऑर्बिट से स्टार्ट करके ग्राउंड लेवल तक आइएगा। अब जितने पॉसिबिलिटीज़ बनती है सबको लिखें, इसे नोट कर लीजिए, तब आपको कुछ और सिखाते हैं।